और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी आपके साथ इस सेशन के साथ जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। सीटेट के एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी सीडीपी की क्लास को करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो सीटेट पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 में 28 जुलाई 2013 को। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ठीक है। तीसरा कथन आपसे क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे जो होते हैं वो अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और चौथा विकल्प कह रहा है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। आपको बताना है बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका, ठीक है, परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका समर्थन कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन कर रहा है? पहले प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान रखना है, सीटेट के पेपर 2 में क्लास 6 to 8 में 28 जुलाई 2013 को ये पूछा गया प्रश्न है। तो गलती नहीं करना, ऐसे ही प्रश्न आपसे दोबारा फिर से पूछे जाएंगे, दोहराए जाएंगे। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो कौन सा कथन है? तो आप कहोगे विकल्प संख्या 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली कुछ दशाब्दियों में अगर हम लोग बात करेंगे, पिछले कुछ दशकों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो बुद्धि लाभदांक है वो परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, उनका औसत जो प्रदर्शन है वो सुधर रहा है, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। लगातार औसत प्रदर्शन में वृद्धि हो रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का, उसके इन्वायरमेंट का, उसके घर का, उसके सोसाइटी का, उसके समाज का जो रोल है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो सीटेट के पेपर 2 में क्लास 6 to 8 में 21 सितंबर 2014 को पूछा गया प्रश्न है, और फिर से ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों को आप सही कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में चल रही है। ठीक है, आप सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज के प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सुधार की जरूरत है, आत्मचिंतन मंथन की जरूरत है। ठीक है, तो सीटेट पेपर 2 में क्लास 6 to 8 में 21 सितंबर 2014 का यह प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि, देखिए पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक को कठोर अनुशासन बना करके बच्चों को डरा धमका के नहीं रखना है। ठीक है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल, मैंने आप लोगों को बताया, जिस ऑप्शन में केवल देखने को मिल जाए वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। हमको इस तरीके का बच्चे का, हमको इस तरीके की अधिगम को उपलब्ध कराना है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाकी विकास भी होते रहने चाहिए। तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही विकल्प बचता है, कौन सा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
सीटेट पेपर 2 में क्लास 6 to 8 में 22 फरवरी 2015 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। क्या हो जाएगा? तो कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 22 फरवरी 2015 का प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष का। ठीक है, क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, सभी बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, चिंतन मनन करने का मौका मिलना चाहिए, उनको करके सीखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब बच्चे का संवेगात्मक विकास हो पाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो क्लासरूम है उसका जो माहौल है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए समान अवसर की बात होनी चाहिए। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? तो सीटेट पेपर 2 में क्लास 6 to 8 में 20 सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ डीएसएसबी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीआरटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम को, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास से पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, जो लर्निंग है और जो विकास है वो एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधित है। जब आपका डेवलपमेंट होगा तो आपके अंदर अपने आप लर्निंग होगी, और जब आपके अंदर लर्निंग होगी तो आपका डेवलपमेंट अपने आप होगा। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक होगा तो दूसरा अपने आप होगा, अधिगम होगा तो विकास अपने आप होगा, विकास अपने आप होगा तो अधिगम आपके अंदर अपने आप होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मध्य बचपन अवधि, ये तो आसान सा प्रश्न है, डी ट्रिपल एस बी में, पीआरटी में और सीटेट 2016 में 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक है, मध्य बचपन अवधि 10 वर्ष के बाद है, 6 से 11 है, या फिर जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या करोगे? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, 6 से 11 वर्ष की जो अवधि है ये मध्य बचपन अवधि मानी जा रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 6 से 10 वर्ष की जो अवधि है ये मध्य बचपन अवधि मानी जा रही है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा क्या हो जाएगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। दूसरा कह रहा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। फिर कह रहा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ाता है और फिर पीछे की ओर। और चौथा विकल्प कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कह रहा है विकास जो है वो जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके अंदर विकास होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है? फिर आपसे कह रहा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है, तो ये भी नहीं सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। किसी में कोई एक डेवलपमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा, तो उसी दूसरे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वही डेवलपमेंट आपको थोड़ा धीमे देखने को मिल सकता है। किसी में आप देखोगे लंबाई बहुत तेजी से बढ़ जा रही है, किसी में आप देखोगे लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अगर आपको बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट को, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश दिया जाए, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर सिखाना। बताएंगे क्या हो जाएगा?
बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट आपको विकसित करना है तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? चार विकल्प आपके सामने है, फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे शिक्षकों के एवं बड़े लोगों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, क्या होती है? तो उनके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों का नकल करने का, दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे में जब हम उनके सामने शिक्षकों को और जो बड़े लोग हैं जिनके साथ वो रहते हैं, जिनके संपर्क में वो रहते हैं, अगर उन लोगों को बच्चों के सामने, छात्रों के सामने नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करने को कहा जाए तो बच्चे भी उनका अनुकरण करेंगे और बच्चों में अपने आप नैतिक मूल्यों का, मॉरल डेवलपमेंट का विकास हो जाएगा। तो सबसे जरूरी और सबसे आसान तरीका क्या है कि उनके आगे आपको क्या करना है? नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना है। बच्चे आपका अनुकरण करेंगे और फिर बच्चों के व्यवहार में, ठीक है, वो मॉरल डेवलपमेंट्स अपने आप आपको परिलक्षित होने लगेंगे। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए जानना सर्वाधिक उपयुक्त है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था या फिर उनके अभिभावकों का व्यवहार। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, आपका दिमाग घुमाने वाला ये प्रश्न है। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या जानना है? तो बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, विकासात्मक अवस्थाओं को या फिर उनके अभिभावकों के व्यवसाय को। क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, आपको दे रहा है मिश्रित आयु वर्ग। मिश्रित आयु वर्ग का मतलब क्या है? मिश्रित आयु वर्ग का मतलब है कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं। और जब भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं तो फिर शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उनकी विकासात्मक अवस्थाओं की जानकारी ले ली जाए, उनकी विकासात्मक अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, बताइएगा क्या हो जाएगा? साफ सफाई से जुड़ी हुई कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थितियां मिलती हैं, उन्हें बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। नए प्रश्न की बात करेंगे, क्या देगा? तो निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवारों से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने का मौका होता है, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। क्या होता है? उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो बड़े परिवारों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़े परिवारों में संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर बड़े परिवारों में जो निर्धन बच्चे हैं उनकी अपेक्षा अगर हम लोग बात करेंगे तो गरीब परिवार है, छोटा परिवार है, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो बताइएगा, तो परिपक्व विद्यार्थी के संदर्भ में आपको चार कथन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अपने अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? तो जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो अपनी बौद्धिकता के साथ, ठीक है, क्या करेंगे? तो वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो परिपक्व विद्यार्थी। प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। माँ बाप के साय से बाहर निकल करके अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? आपको बताना है किस अवस्था से संबंधित है। माता पिता के साय से बाहर निकल करके अब बालक अपने साथियों की संगत को अधिक पसंद करता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर शैशवा अवस्था में? क्या हो जाएगा?
तो माँ बाप के साय से बाहर निकल करके अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे किशोरावस्था से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 है। और इस अवस्था में अगर हम लोग बात करेंगे तो अब बच्चा क्या हो रहा है, अब बच्चा बड़ा हो रहा है और वो माता पिता के साय से निकल करके अब अपने ग्रुप में अपने बालकों की संगत को अधिक पसंद करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो किशोरावस्था आप कहेंगे 12 से 18 कहेंगे। ठीक है, स्टैनली हॉल की बात करें, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है, बताएंगे क्या आ जाएगा, तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर करना है। तो आप कहोगे पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे तो बाल्यावस्था की प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सामूहिकता की भावना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दिएगा। सामूहिकता की भावना प्रमुख रूप से आपको बाल्यावस्था में देखने को मिलती है और किशोरावस्था में तो पूरी तरीके से वो क्या होता है, वो ग्रुप में अपने दोस्तों की संगत में रहना पसंद करता है। ठीक है, अपने मन का करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। अगर हम लोग बात करेंगे तो किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 की एज है और अब बालक जो है वो माता पिता के साय से, माता पिता के कंट्रोल से, नियंत्रण से जो है निकल करके स्वतंत्र रूप से अपने अपने जीवन को जीना चाहता है। माई लाइफ माई रूल्स, है ना, मेरा जीवन है, जैसे मन करेगा वैसे रहूंगा, जैसे मन करेगा वैसे जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा। तो अब उसके अंदर थोड़ी सी विद्रोही प्रवृत्ति आ रही है, स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहता है। और इस समय जो संवेगों की जो तीव्रता होती है तो वो किस प्रकार प्रकट होती है, तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों के, तो ये भी बिल्कुल सही है। व्यवसाय की समस्या के, नई पारिस्थितिक समस्याओं के साथ समायोजन के। ठीक है, तो बिल्कुल ये तीनों चीजें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। आप कहोगे उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूं वो बना सकता हूं। तो किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहिए जो कहिए वो बना दूं। ठीक है, जो नवजात बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो कोरे कागज की तरह होता है। ठीक है, एकदम साफ स्लेट या फिर कहें कोरे कागज की तरह होता है। ठीक है, और उसको जिस तरीके का माहौल दिया जाएगा, जिस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जाएगा उस तरीके का वो बन जाएगा। ठीक है, अगर उसको अच्छे माहौल में रखेंगे तो पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील बन सकता है। अगर उसको गलत संगत में रखा जाएगा तो फिर वो चोर, हो चक्कर, डाकू, डकैत भी बन सकता है। ठीक है, तो किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वॉटसन, जेबी वॉटसन। और इनको याद रखिएगा, वॉटसन जो है इन्हें व्यवहारवाद का पिता भी कहते हैं, व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं, व्यवहारवाद का जनक कहते हैं किसको, जेबी वॉटसन को कहते हैं। और इन्हीं का कथन, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण करना है तो क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार की हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी जीवनी को पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो अच्छे चरित्र का निर्माण करना है बच्चों में, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्लासरूम एक्टिविटीज है वो इस तरीके की हो, क्लासरूम एक्टिविटीज जो है वो इस तरीके की हो कि बच्चे को अच्छे चरित्र निर्माण में मदद मिल सके, सहायता मिल सके। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अधिगम और परिपक्वता, अधिगम और परिपक्वता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। अधिगम और परिपक्वता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मानव केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं।
बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो अधिगम और परिपक्वता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जो बालक है, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्या करना है? तो बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बिना समय गवाए आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के अनुसार विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो जब बालक जन्म होता है वो हर तरीके की चिंताओं से, टेंशन से मुक्त होता है, तो वो काल सबसे खुशी का होता है, सबसे खुश तभी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे उसके जीवन में, ठीक है, बहुत सारे नए नए चैलेंजेस, नई नई स्थितियां, नई नई टेंशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं और फिर उसका जीवन दुखों से भर जाता है। जैसे कि रूसो ने कहा कि जब बालक पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो बेड़ियों में जकड़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे जो पहला वर्ष है, जीवन का जो पहला वर्ष है, जब उसका जन्म हो रहा है तो वो सबसे अधिक खुश होता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, ठीक है, क्या होता है? वो दुखी ही होता जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। जब तक जीवित रहता है तब तक उसके जीवन में दुखी दुख रहते हैं। ठीक है, मृत्यु के साथ ही दुख समाप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? नहीं आपसे पूछ रहा है, नहीं बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं रखता है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित होते हैं। तो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प संख्या बी जो है ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मिडिल स्कूल स्तर तक के विद्यार्थियों के विकास के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस अवस्था में कह रहा है कि बालक जो है वो तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस अवस्था में बालकों का तेजी से विकास होता है। अभिकाक को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए, नहीं तो बालक का विकास तो बिल्कुल तेजी से होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहमति नहीं रखता है। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो एडोलसेंस के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, किशोरावस्था के संदर्भ में बात करेंगे, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। किशोरावस्था में आपको लड़के और लड़कियों में बहुत सारे आंतरिक और बाह्य परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही संवेदी अवस्था होती है ये किशोरावस्था। बुद्धि अपने चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। बिल्कुल किशोरावस्था में अगर हम लोग बात करेंगे 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बच्चा पूरी तरीके से मेच्योर होता है, परिपक्वता के स्तर पर पहुंचता है। उसके जो ग्रोथ होते हैं तो वो चरम पर पहुंच चुके रहते हैं। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। आत्म चेतना कम हो जाती थी, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो किशोरावस्था में उसकी चिंतन शक्ति का पूर्णतः विकास होता है और उसमें आत्मचिंतन मंथन करने की जो शक्ति है वो अपने चरम पर होती है। तो चेतना कम नहीं होती बल्कि अत्यधिक होती है, अपने चरम पर होती थी। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं बताना था, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में फरवरी 2026 में देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं और आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के जो ये 20 प्रश्न है इसमें आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।